और अब बात मोदी सरकार के उस बड़े फैसले की जिसने 24 घंटे से देश की राजनीति में एक और बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। मैं बात कर रहा हूं जातिगत जनगणना की, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि यह फैसला मंडल आयोग की तरह निर्णायक साबित हो सकता है। वो मंडल आयोग जो वीपी सिंह साहब ने अपने प्रधानमंत्री काल में लागू किया था। मोदी सरकार ने कल जाति जनगणना का ऐलान किया। अब सवाल है कि इस जातिगत जनगणना से किसको ज्यादा फायदा मिलेगा, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। विपक्ष और खासकर कांग्रेस का कहना है कि उसके दबाव के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने, उनकी कैबिनेट ने यह फैसला किया। और जातिगत जनगणना के बारे में राहुल गांधी जो 2-3 साल से दबाव बना रहे हैं, उसके बाद केंद्र सरकार झुकी है, कांग्रेस के नेताओं का यह दावा है। लेकिन बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं वो भी बहुत दिलचस्प है। बीजेपी के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं बीते 11 सालों के, जिसमें दिखता है कि पीएम मोदी ने ऐसे कई फैसले लिए अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में जिन्हें वोट का गणित जिस तरीके से बदल दिया है, उससे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के वोट के लिहाज से देखें तो बीजेपी का एक तरीके से कायाकल्प हो गया। वो बीजेपी जो अगड़ों की पार्टी मानी जाती थी, जो हिंदुओं, ठाकुरों, बनियों की पार्टी मानी जाती थी, आज उस बीजेपी के साथ सबसे बड़ी संख्या में दलित, एससी, एसटी के लोग, समाज के लोग दिखाई देते हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं पूरे डेटा के साथ, तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी ये नहीं जान सकी कि किस जाति के कितने लोग हैं। लेकिन अब जान जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार ने तय कर दिया है कि अगली बार जाति के आधार पर जनगणना होगी। बीजेपी और उसके सहयोगी कह रहे हैं कि बदलाव की ये पहल हमारी है। कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल कह रहे हैं कि ये उनके संघर्षों की जीत है। सिर्फ हमने दबाव नहीं डाला, सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है, और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है, और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। बट कास्ट सेंसस जो मैंने आपसे बोला, ये दरवाजा खोलने का तरीका है। उसके बाद रियल विकास का काम शुरू होगा। उनकी सरकार की क्या मजबूरी रहेगी, कर्नाटक की तथाकथित सर्वे की रिपोर्ट नहीं निकाल पाते हैं। तेलंगाना की उस तथाकथित सर्वे के ऊपर भी उस सरकार में रहे हुए मंत्रियों की अंतर्विरोध की शोर आता है। क्या कारण था उन्होंने कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को दबा के बैठे? क्या कारण था बाबा साहेब को इंतजार करना पड़ा 90 तक भारत रत्न के सम्मान में सम्मानित होने के लिए? किस प्रकार के श्रेय कहते हैं? यही तो घमंडी और पाखंडी का ही एक सही निदर्शन है। दूसरे के काम पे अपना पीठ थपथपाना का कोई पाखंड किसी से सीखे तो उसकी प्रिंसिपल है श्री राहुल गांधी। मैंने राहुल गांधी 10 साल से मांग कर रहे थे, लेकिन मैं 20-25 साल से मांग कर रहा था। मैं 1998 से मैं लोकसभा में था, तब भी मैंने ये मांग किया था कि भाई हमारा सेंसस होता है, शेड्यूल का होता है, लेकिन हर जाति का परसेंटेज कितना है इसके लिए सभी जाति का सेंसस होना चाहिए। सबसे पार्लियामेंट में मैंने मांग किया है, तो इसीलिए राहुल गांधी जी मांग कर रहे थे, इसीलिए सरकार निर्णय लिया, ऐसा नहीं है। मैं मांग कर रहा था इसलिए सरकार निर्णय लिया है। इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने क्रेडिट लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्रेडिट लेने की बात तो एक करते रहे, लेकिन ये क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को ही देना होगा। देखिए, तो हम लोगों की मांग रही है, 30 साल पुरानी मांग रही है। सबसे पहले लालू जी ने और जितने हमारे पुरखे थे समाजवादी नेता, उन लोगों ने आवाज उठाया है। तो आज हम लोगों की जीत हुई है, हमारे पुरखों की जीत हुई है, लालू जी की जीत हुई है, समाजवाद की जीत हुई है, और इनको हमारे ही एजेंडों पर जो है काम करना पड़ रहा है। ये हम लोगों की ताकत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है।
ये शुरुआत है जहां से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और पीढ़ी की लड़ाई के लिए अति महत्वपूर्ण ये चरण शुरू हुआ है। बिल्कुल ही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की मांग ही थी ना। राहुल जी हो, अखिलेश जी हो, हमारे सहकारी हमारे भाई अमोल कोल्ले जी, मैं खुद, हम सब ने बहुत बार संसद में या रास्ते में आंदोलन करके मांग की है। तो हमारी जो मांग है वो पूरी, देर ना हुई, देर आए दुरुस्त आए। अब जातिगत जनगणना कराए जाने के फैसले को तमाम राजनीतिक दल और नेता अपनी अपनी कामयाबी के तौर पर गिन रहे हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन फैसलों की नई कड़ी है जिन्होंने बीजेपी का कायाकल्प कर दिया। अगर पिछले 11 साल में मोदी सरकार के फैसलों को देखें तो आपको बदलाव वाले कई फैसले दिखाई देंगे, जिसका फायदा समाज के पिछड़ों और दलितों को ही नहीं बल्कि मुसलमानों को भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, साथ ही ओबीसी तबके के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाई। जब सुप्रीम कोर्ट से SC/ST एक्ट खत्म किया गया तो मोदी सरकार ने संसद के जरिए उस कानून को दोबारा मान्य बनाया। उसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण की भी व्यवस्था कर दी। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाने के लिए ट्रिपल तलाक कानून लेकर आए। वहीं जिस महिला आरक्षण पर सिर्फ बहस होती थी उसे प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से ही लागू किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के लिए जिस अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को नामुमकिन माना जाता था उसको भी मोदी सरकार ने मुमकिन कर दिखाया। और इसी कड़ी में नया फैसला जातिगत जनगणना का है। और इसी का नतीजा है कि जिस बीजेपी को एक वक्त में ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था उसे प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर तबके की पार्टी बना दिया। कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 MP हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिलता। ऐसी तस्वीरें समाज में आए बदलाव को दिखाती हैं, जब राष्ट्रपति आदिवासी समाज की एक महिला हो और प्रधानमंत्री ओबीसी तबके से आते हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से ही 2017 में देश को दूसरा दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के रूप में मिला और 2022 में पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली। वहीं समाज के हर तबके से सीधे जुड़ने की प्रधानमंत्री की कोशिशों ने बीजेपी को जमीन पर काफी मजबूत बनाया। CSDS लोक नीति के मुताबिक 2009 में बीजेपी को ओबीसी वोट 22% मिले, जबकि 2014 में ये बढ़कर 34% और 2019 में बढ़कर 44% हो गए। वहीं 2024 में अपर ओबीसी में बीजेपी को 39% और निम्न ओबीसी में 49%। वहीं अनुसूचित जाति की बात करें तो 2014 में बीजेपी को 24%, 2019 में 34% और 2024 में 31% वोट मिले, जबकि अनुसूचित जनजाति में 2014 में बीजेपी को 38%, 2019 में 44% और 2024 में 48% वोट मिले। इसलिए आप देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को बिल्कुल बदल दिया। हिंदुत्व के नारे में बंधी बीजेपी में जाति वाली राजनीति को नया आयाम प्रधानमंत्री मोदी के कारण मिला। इसलिए आज बीजेपी कास्ट पॉलिटिक्स की भी चैंपियन बनी हुई है। कि लोग अब डंके की चोट पर कह रहे हैं, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन कह रहे हैं SC, ST, OBC का पूरा आरक्षण ये मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं। हालांकि जातिगत जनगणना की मांग पिछले कुछ समय से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार करते रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार के फैसले को कांग्रेस अपने दबाव का फैसला मान रही है। तो जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है
जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अगर पीएम मोदी ने राहुल गांधी के दबाव में ये फैसला लिया, तो जब राहुल गांधी की पार्टी की सरकार थी और बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे इसकी मांग कर रहे थे, तो कांग्रेस ने इसे अनसुना क्यों कर दिया? मुझे लगता है कि ओबीसी को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लेकर उनको आरक्षण सुविधा और जनगणना करना ही चाहिए। 2010 में गोपीनाथ मुंडे ने भी ये मांग की थी कि जातिगत जनगणना की जाए, लेकिन 2011 की जनगणना में कांग्रेस ने वो रिपोर्ट जाहिर नहीं की। राहुल गांधी तो उस वक्त भी सबसे प्रभावशाली सांसद थे, जिन्होंने सरकार का अध्यादेश तक फाड़ दिया था, लेकिन उस वक्त जातिगत जनगणना उनके एजेंडे में शायद नहीं था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने ये काम कर दिया है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। ये तो हुई जातिगत जनगणना की राजनीति वाली बात, लेकिन ये सामाजिक तौर पर भी बहुत बड़ी क्रांति है जो फैसला कल सरकार के द्वारा लिया गया है। आखिरकार आपके मन में भी सवाल होगा कि जनगणना और सर्वे में अंतर क्या होता है, जनगणना कैसे की जाएगी, जातियों को कैसे गिना जाएगा। तो हमने सोचा कि बहुत आसान तरीके से, प्रश्नोत्तर के तरीके से आपको बता देते हैं ग्राफिक्स में कि आखिरकार ये पूरे डिटेलिंग क्या है, प्रशासनिक तरीका क्या होगा। तो पहला सवाल जो मन में आ रहा होगा वो यही कि आखिरकार ये जाति जनगणना शुरू कब होगी और कब तक पूरी होगी। बड़ा साफ कर दें कि सरकार की तरफ से जब ये घोषणा की गई तो अभी इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। इस साल ये शुरू हो सकती है ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। माना जा रहा है कि उसके पहले शायद एक काम शुरू हो जाए। और कब तक पूरी होगी, तो अमूमन जनगणना होने में 1 से 1.5 साल का वक्त लगता है। इस बार भी इतना समय लग सकता है, यानी 2026 अगर ये साल शुरू हुई तो 2026 के अंत तक ये फाइनल हो सकती है। इसकी रिपोर्ट कब आएगी ये देखना होगा, उसी साल आएगी, आने वाले कुछ सालों के बाद आएगी। अगला सवाल जो मन में आता है कि आखिरकार जाति की पहचान कैसे की जाएगी। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि 2011 में जब सर्वे हुआ था यूपीए सरकार के वक्त में एसईसीसी का, उसमें फॉर्म में 29 कॉलम थे और 8वें नंबर के कॉलम पर एससी एसटी का कॉलम था। अब ये कहा जा रहा है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो जाति का कॉलम है वो भी उसके साथ वहां पर आ सकता है, उसी 8वें नंबर के कॉलम के आसपास। अगला सवाल आपके मन में होगा कि अगर जाति जनगणना नहीं होती थी तो एससी एसटी की फिर क्यों होती थी, ये भी आप पूछ सकते हैं। भाई एससी एसटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि संसद और विधानसभाओं में सीटें रिजर्व हैं और उसके लिए उनकी सही आबादी का जानना ज़रूरी है और वो आबादी किन इलाकों में रहती है ये भी पता होना चाहिए। उसी की स्थिति मजबूत करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। उसी हिसाब से विधानसभाओं और लोकसभा की सीटें रिजर्व की गई थी। क्या मुसलमानों में भी जातियों की गणना की जाती है, गणना होगी इस बार, जो कि बार बार मांग की जा रही है। कल मेरे शो में बीजेपी के सांसद थे ब्रिजलाल, उन्होंने कहा कि इस बार मुसलमानों की जनगणना की मांग वो कर रहे हैं। ये बीजेपी के सांसद ने इसी खबरों की खबर में कहा था। तो इसका जवाब ये कि कई राज्यों में पिछड़ी जातियों में मुसलमानों की गिनती भी होती है और जिन 2 राज्यों में अभी हाल ही में सर्वे हुआ है, बिहार और तेलंगाना, दोनों हालांकि एक नीतीश कुमार की सरकार थी, वो उस वक्त विपक्ष में थे, अब बीजेपी के साथ है, और एक तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। इस सर्वे में मुस्लिम जातियों की भी गिनती हुई है, उनकी भी जातियों को ध्यान में रखा गया है। ये सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है इस सर्वे का, क्योंकि मुसलमानों को अभी तक कई राज्यों में ओबीसी का रिजर्वेशन मिलता है, कई जगह नहीं भी मिलता है। तो क्या, अब अगला सवाल कि क्या जातिगत जनगणना से आरक्षण की जो एक सुप्रीम कोर्ट ने अपर लिमिट लगा रखी कि 50% से अधिक वो नहीं होगा, अब इसके बाद क्या वो हट जाएगी, जिसका की मांग कल खुद राहुल गांधी कर चुके हैं। आपके जवाब में मैं यही कह सकता हूं कि गिनती से सभी जातियों की संख्या पता चलेगी। आरक्षण की जो कैपिंग है 50% की, उसको कम करना है या नहीं करना है, ये फैसला केंद्र सरकार को करना होगा। और अगर मोदी सरकार ये फैसला करती है कि उस कैपिंग को हटाना है
तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में सरकार को जाना होगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लेकर सरकार इस पर आगे बढ़े। अगला सवाल, जातीय जनगणना का इतिहास क्या है, ये कब से हो रही है? तो ये अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है। 1881 में पहली बार अपने देश में जाति का जनगणना हुई और 1931 तक हर 10 साल में ये होती रही, यानी 81 में, फिर 91 में, फिर 1901 में और फिर 31 तक हर साल जाति का जनगणना हुई। 1941 में जातिगत जनगणना की काउंटिंग तो हुई, लेकिन वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी क्योंकि समाज में कई तरह के लोग सामने आ गए थे, कई जातियाँ आ गई थी और वो अपने आप को इस जनगणना में ज़्यादा हिस्सेदारी मांग रही थी। एक तरीके का आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू हो गया था। 1947 में आज़ाद हुए। 1951 में ये तय हुआ कि अब सिर्फ SC ST की जो गिनती है वही सार्वजनिक की जाएगी, जातियों की गिनती सार्वजनिक नहीं की जाएगी। 2011 में यूपीए सरकार जब मनमोहन सिंह की थी तो जाति की गिनती तो हुई, लेकिन वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अब जब 2025 में मोदी सरकार ये फैसला लेकर आई है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि वो पहली बार 95 सालों में जाति की जनगणना हो रही है और ये उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार आंकड़े सार्वजनिक होंगे, क्योंकि अगर आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो रहे हैं तो 2011 वाली स्थिति पैदा हो सकती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसके मूल में क्या छुपा हुआ है, क्यों जाति का जनगणना की जा रही है, इसकी क्या वजह है, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी।